किसी भी बात को अच्छे से समझना हो, उसको अंगीभूत करना हो, तो कितने भी अच्छे से क्यों ना पढ़ लिया हो, एक बार उसका पुनरावलोकन आवश्यक होता है। और इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आज से हम जितने भी 14 गुणस्थानों की हमने चर्चा की है, भूमिका से लेकर के गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान तक जितनी भी चर्चा अपनी हुई है, सारी चर्चा अपन रिवाइज करने वाले हैं। कुछ एक दो बिंदु कहना चाहूँगा। जो अपना ये रिवीजन सेशन चलेगा, इसमें प्रश्न कम पूछे जाए, और अगर आपको प्रश्न हो तो आप कक्षा के अंत में पूछेंगे। मैं भी आपको मतलब जो मैं रेगुलर क्लास में कैसे हर बार आपको पूछता हूँ समझ में आया क्या, कुछ दिक्कत है क्या, मैं भी प्रयास करूँगा कि ये प्रश्न कम से कम पूछे जाए। मैं कंटेंट ज़्यादा दूंगा, एक फ्लो में ही चलता जाएगा विषय। कहीं दिक्कत हो तो आप ज़रूर रुका सकते हैं, बट प्रश्न आप प्रयत्न कीजिए कक्षा के अंत में ही पूछे, ठीक है। चलिए, ये कुछ एक बातें कहनी थी। अच्छा, कल एक प्रश्न भी आया था अपना, उसको पहले सेटल करते हैं, उसके बाद में अपन गुणस्थान के रिवीजन को चालू कर देंगे। प्रश्न ऐसा आया था कि ये जो सदाशिव मत वाले हैं, कल अपनी चर्चा चल रही थी, सदाशिव मत वाले क्या मानते हैं, यह जीव या सिद्ध भगवान कर्मों से यह जीव सदा ही कर्मों से रहित होता है, इसको कर्मों ने आज तक छुआ ही नहीं है, ये ऐसा उनका मानना है। ये हमेशा शुद्ध रहा है, ऐसा सदाशिव मत वालों का मानना है। तो उसमें, उनमें और निश्चयाभासी में क्या अंतर है, प्रश्न यही था। ओके, देखिए पहली बात, जो निश्चयाभासी है, देखिए लगने में तो दोनों समान लगते हैं, परंतु बेसिक अंतर क्या है, मैं एक दो बिंदु में आपको समझाता हूं। जो निश्चयाभासी है वो जैन ग्रंथों को पढ़ करके उसने ये मान्यता बनाई है। जैन ग्रंथ भी कौन से, जो प्योर अध्यात्म के ग्रंथ है, उनको पढ़ करके, जैसे परमात्मा प्रकाश कहिए, योग सार कहिए, या फिर समय सार कहिए, इनको पढ़ करके उसको प्योर अध्यात्म जगने लग गया, ऐसा जान करके उसने निश्चयाभासी पकड़ लिया। जबकि जो सदाशिव मत वाले हैं, उसने अन्य मतों का या फिर कुगुरों का, कुमत वालों का अध्ययन करके वो अपनी मान्यता डेवलप करी है, ठीक है। ये पहला बिंदु हो गया अंतर का। दूसरा बिंदु, जो निश्चयाभासी है उसको सुधरने के अवसर ज्यादा है। जो सदाशिव मत वाला है उसको समझना थोड़ा सा, मतलब उसको सही मार्ग पर लगना बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो ये भी अपन कुछ अंतर कर सकते हैं। देखा जाए तो मान्यता के स्तर पर दोनों समान ही लगते हैं, ठीक है। चलिए, अब गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ करते हैं। देखिए, इस पूरे विश्व में अनंतानंत जीव हैं। उन अनंतानंत जीवों को किसी न किसी प्रकार से पहचाना जाता है, उनके पहचानने के कोई लक्षण होते हैं, कोई चिन्ह होते हैं। तो एक कॉमन चिन्ह क्या है, सभी जीवों में एक लक्षण क्या पाया जाता है, उपयोगो लक्षणम। जहाँ जहाँ उपयोग पाया जाएगा आपको वहाँ वहाँ जीव मिलेगा ही मिलेगा, और जहाँ जहाँ जीव होगा वहाँ वहाँ आपको उपयोग मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोनों अविनाभावी है, ये लक्षण है। प्रश्न फिर से उपस्थित हुआ कि यार उपयोग नामक लक्षण तो समस्त जीवों में पाया जाता है, कौन सा जीव किस अवस्था में है, कोई जीव हमसे आगे बहुत क्यों पहुंच गया, कोई जीव हमारे से पीछे क्यों रह गया, कोई हमारे स्तर पर ही क्यों बना हुआ है, कोई हमारे साथ ही बना रहते हुए भी कोई इतना आगे क्यों, कोई पीछे क्यों। ये सब प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होने लग जाते हैं। अरंत भी तो मनुष्य की प्रजाति वाले हैं, वे इतने महान कैसे। कोई शूद्र भाव वाले मनुष्य होते हैं, वे भी मनुष्य की जाति के हैं, फिर भी वे इतनी हीन अवस्था को क्यों प्राप्त हुए हैं। हम मनुष्य, हमने क्या ऐसा किया है कि हम इस अवस्था में हैं, हम क्या करेंगे तो उस अनंत अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। इन सभी प्रश्नों का जवाब एक गुणस्थान नामक विषय से मिलता है। देखिए, जिस प्रकार से एक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पहचानने में आसानी हो, इसलिए उनके अलग अलग स्तर बनाए गए हैं।
कि बाबा हाँ ये पहली कक्षा का, ये तीसरी का, ये छठवीं का, ये 10वीं का, ये 12वीं का, ऐसे अलग अलग लेवल बना के रखे हैं, ये स्टैंडर्ड बना के रखे हैं। तो जो इस क्लास में रहेगा हम कहेंगे कि हाँ ये 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा, जो 9वीं क्लास में जाता है हम कहेंगे ये 9वीं में पढ़ने वाला बच्चा। तो तुरंत समझ में आता है उसका जो कुछ भी आई कार्ड होगा या आइडेंटिटी प्रूफ होगा, वो जिस तरह से उसका यूनिफॉर्म होगा, उस सब तरह के हिसाब से हम उसको तुरंत पहचान पाएंगे कि हाँ ये कौन सी कक्षा का बंदा है। उसी प्रकार जिनागम में जीवों के परिणामों को लेकर के कुछ स्तर बनाए गए हैं कि हाँ अगर तुम इन परिणामों के साथ पाए जाओगे तो हम तुम्हें इस कैटेगरी में ले लेंगे, अगर तुम्हारे ये परिणाम नहीं है तो दूसरी कैटेगरी में ले लेंगे। ये ऐसे कंडीशंस लगाए हुए हैं। तो जीव के जो परिणाम विशेष है और उनको लेकर के जो जीव की अवस्था होती है उसी को गुणस्थान कहते हैं। मैंने अत्यंत सरल शब्दों में बताया, मैं परिभाषा नहीं बता रहा हूं, समझने के एस्पेक्ट से गुणस्थान किसे कहते हैं? तो जीव के परिणामों को लेकर के कर्मों में जो उपशम, क्षय, क्षयोपशम, क्षय आदि अवस्थाएं पाई जाती है, तो इन दोनों का जिस प्रकार से तालमेल बैठता है, उनकी जो तारतम्य रूप अवस्थाएं होती है उसको हम गुणस्थान कहते हैं। ठीक है, ये गुणस्थान भी कैसा होता है? तो गुणस्थान मतलब कैसे होता है, मतलब कैसे बनते हैं? तो कहा गया है कि ये गुणस्थान विकृतियों को लेकर के मुख्यता से, विकृतियों की मुख्यता से बने हुए हैं। विकृतियों की मुख्यता से करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे कुछ एक 5-10 मिनट में, इसकी भी चर्चा आ जाएगी। पहले तो अपन ये समझ लेते हैं ये गुणस्थान का प्रयोजन क्या है, गुणस्थान को पढ़ने का प्रयोजन क्या है। तो गुणस्थान पढ़ने के कई सारे प्रयोजन हैं। पहला, सभी जीव समान नहीं है। अगर समान नहीं है मतलब अरे आप पर्यायों की अपेक्षा, परिणामों की अपेक्षा विचार करेंगे तो सभी जीव समान थोड़ी ना है, हर एक की पर्याय अलग है। परंतु उस पर्याय में किसी के पर्याय इतनी महान कैसी, इतनी पूजनीय किसी की पर्याय इतनी दयनीय अवस्था में कैसे है, ये सब विचारणीय बिंदु है। तो इसका उत्तर हमें गुणस्थानी से मिल सकता है कि बाबा देखो ये अभी कर्मों की, इनका मतलब इनके समस्त घाती कर्मों का अभाव हो चुका है, इसलिए 13वें गुणस्थान वर्ती है। अब इनका अघाती कर्मों का भी नाश होकर के अभी सिद्ध दशा को प्राप्त होने वाले हैं, ये 14वें गुणस्थान वर्ती है। ये जीव जो है आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, जो हाथ में पीछी कमंडलू लेकर के विचरण कर रहे हैं, भले ही ये अभी संसार में दिखाई दे रहे हैं, हम आप जैसे चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, आहार विहार निहार की क्रियाओं में प्रवृत्ति उनकी दिखाई दे रही है, 28 मूल गुण में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, फिर भी ये एक विशेष व्यक्तिमत्व है, इनको विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। यूं ही इन्हें सिद्धों की तलहटी नहीं कहा गया है। अप्रमत्त गुणस्थान और प्रमत्त विरत गुणस्थान, ठीक है, दोनों ही प्रकार के गुणस्थानों को आप ले सकते हैं। तो ये गुणस्थान मतलब सामने वाले जीव की अवस्था किस अवस्था है, वो कैसी अवस्था है, वो समझने के लिए हमें गुणस्थान का ज्ञान आवश्यक है। देखिए गुणस्थान ये कोई, मैं फिर से एक बार बता दूं, गुणस्थान ये कोई बाहरी क्रिया से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, वो तो अंतरंग परिणाम ही है। परंतु एक मोटा माटी अंदाजा लगता है कि हाँ अगर ये इस पर्टिकुलर भेष में पाया जा रहा है तो हाँ ये इस गुणस्थान वाला होगा। जैसे अगर कोई जीव पींची कमंडलू सहित है परंतु दिगंबर अवस्था नहीं है, नग्न अवस्था नहीं है, एक कोपीन या एक लंगोट के धारी है, तो हम कहते हैं कि अरे ये तो श्रावक है, परंतु कौन से, ये उत्कृष्ट श्रावक है। अगर उसी जगह पर हम कोई मुनिराज को देखते हैं, हम कहते हैं ये 6वें गुणस्थान वर्ती है। कहने की बात मेरी इतनी है, एक अंदाजा लगता है बाहर के आचरण को देख करके, बाहर के क्या कहना चाहिए, क्या वो शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, बाहर के कुछ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हम ये समझ पाते हैं इसका गुणस्थान क्या होगा। बट जैसे मैंने आपको बताया गुणस्थान ये तो अंतरंग परिणामों से बनता है, ठीक है। गुणस्थान का अपन क्या देख रहे थे, गुणस्थान को समझने का महत्व क्या है। ये तो एक महत्व हमने बता दिया कि बाहर में भी हमको तुरंत दिखाई देता है,
ये डिफरेंस निकल करके आता है। तो क्यों? इसका जवाब गुणस्थान ही दे पाता है। और अरे भले ही आपने ऐसे कोई जीव ना देखी हो, मुनिराज, ऐलक, शुल्लक या अरहंत अवस्था भले ही ना देखी हो, परंतु फिर भी अगर आप मात्र शास्त्र स्वाध्याय भी कर रहे हैं तो शास्त्र स्वाध्याय करते वक्त आपको कई सारे ऐसे स्थान मिलेंगे जहां पर, कई सारे ऐसे स्थान मतलब अरे इवन आध्यात्मिक ग्रंथों में भी आपको ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पर स्पष्ट रूप से गुणस्थान का जिक्र किया गया है। अगर एक ऐसा कथन मिल जाए कि ये गुणस्थान से रहित है, अब वो गुणस्थान से रहित है, ये उसको कैसे समझ में आएगा जब तक उसको गुणस्थान का ज्ञान ही नहीं है। बराबर। जैसे हाँ, जैसे किसी को कहा कि ये जो पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, ये नींबू नहीं है, ठीक है, ये नींबू नहीं है। अरे बाबा, बट तुम जिसका रेफरेंस दे रहे हो उस रेफरेंस का ही ज्ञान नहीं है उसको, तो सामने वाली वस्तु कैसे पता होगी। बराबर। एक और उदाहरण देता हूं। मान के चलिए मैं कहता हूं कि राजेश को सुरेश से 10 मार्क ज्यादा मिले हैं, सुरेश को राहुल से 15 मार्क ज्यादा मिले हैं, नरेश को राहुल से 12 मार्क कम मिले हैं। प्रश्न है मेरा, नरेश को कितने मार्क मिले हैं बताइए। क्या कहा? बराबर। जब तक हमको वो बेस फिगर ही नहीं पता है जिसके आधार से आप प्लस 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 माइनस बोल रहे हैं, तब तो हम आगे की कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जब तक गुणस्थान का ज्ञान नहीं है तो कोई जीव गुणस्थान से रहित है या किसी की अवस्था गुणस्थान से रहित है, ये हम कैसे समझ पाएंगे। इसलिए भी गुणस्थान का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है, इसके लिए हमने जब रेगुलर चर्चा की थी कक्षा के टाइम पर कई सारे आधार देखे थे। मुख्यतः से समयसार में अपन ने आधार ढूंढने की कोशिश की थी। क्यों? क्योंकि समयसार एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और कोई ये मानता है कि आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए गुणस्थान का ज्ञान आवश्यक क्यों है, तो इसका भी निराकरण हमने कई सारे उदाहरणों के माध्यम से किया हुआ था। बराबर। जैसे पहली गाथा में देखा था, वंदितु सव सिद्धि धोमचल मणो वमं गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम। अरे सिद्ध जीव कौन होते हैं जिनको नमस्कार किया जा रहा है? गुणस्थान से अतीत होते हैं, गुणस्थान से अब जो पार हो चुके हैं ऐसे जीव होते हैं। अरे ये गुणस्थान क्या चीज रखी है, क्या उसका रट लगाए रखे हो तुम? अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछता है मतलब उसको गुणस्थान का ज्ञान नहीं है, तो ये भी नहीं समझ पाएगा किन सिद्ध भगवान के बारे में चर्चा चल रही है। बराबर। ऐसा एक और अपन ने देखा था फेमस 50 से लेकर 55वीं जो गाथाएं हैं, वर्णादि अरु रागादित्य निज भाव को न्यारा किया। छेड़ाला की इन पंक्तियों का अच्छा वर्णन समयसार की इन गाथाओं में आया था। तो वहां पर एक पद मिलता है, जीव के गुणस्थान भी नहीं है, जीव के गुणस्थान नहीं है। अरे जीव के गुणस्थान नहीं है या फिर जीव गुणस्थान वाला नहीं है, गुणस्थान मार्गणस्थान वाला नहीं है, हैं? ये क्या चीज है? ये समझे तो तब तो हम पहचान पाएंगे कि जीव किस रूप नहीं है। ठीक है, चलिए, ये कुछ कारण है जिसके माध्यम से हमें ये पता लगता है गुणस्थान का ज्ञान करना आवश्यक है। ठीक है, अब हमने 5-10 मिनट पहले एक विषय छोड़ा था, आपको याद होगा। तो ये गुणस्थान विकृतियों को लेकर के बनते हैं। अब विकृतियां कैसी होती है इसका हम अपन अभी ज्ञान करेंगे। देखिए, अब जो मैं आपको बोलूंगा ना, अब आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने अब पूरी 14 गुणस्थानों की चर्चा कर ली है ना, तो आपको एक एक बात विजुअलाइज होने लगेगी कि हाँ, ये पहले गुणस्थान में इस विकृति को लेकर के बनती थी, दूसरा गुणस्थान इस विकृति को लेकर के बनता है। तो आपको अभी वो कंसेप्ट भी ध्यान में आएगा। बराबर है। चलिए मैं आपको वो बता देता हूं
किस विकृति को लेकर के कौन सा गुणस्थान बनता है? मिथ्यात्व गुणस्थान, नाम से ही पता चलता है मिथ्यात्व नामक विकृति यहां पर पाई जाती है। अच्छा, पहले तो अपन ये डिफाइन कर ले कि कुल विकृतियां किनके निमित्त से होती है, तब तो जाकर के अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो गुणस्थान के लिए एक पद मिलता है, मोह जोग भवा, गुणसन्ना साच मोह जोग भवा। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा, चारित्र आदि गुणों की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। बराबर, ये गुणस्थान की परिभाषा अपन ने देखी हुई है। क्या कहना चाह रहे हैं? मोह और योग के निमित्त से जीव के परिणाम विशेष को गुणस्थान कहते हैं, उनकी तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। अब मोह को आप पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक दर्शन मोह जो श्रद्धा गुण को रिप्रेजेंट करता है, और एक चारित्र मोह जो चारित्र गुण को रिप्रेजेंट करता है। बचा योग, वो निष्क्रियत्व गुण को रिप्रेजेंट करता है। बराबर, तो इन विकृतियों के और उत्तर भेद बनते हैं क्या? तो कहते हैं हाँ, इनके और भी उत्तर भेद बनते हैं, जिनको लेकर के ये 14 गुणस्थानों का भेद बनाया गया है। कैसे, हम देखते हैं अभी। मोहनीय की कितनी प्रकृतियां हैं? कहते हैं 28 प्रकृतियां हैं। अच्छा, उन 28 में से एक मिनट, हाँ, 28 में से 4 तो हो गए अनंतानुबंधी संबंधी, ठीक है, 4 हो गए अनंतानुबंधी संबंधी, 4 प्रत्याख्यानावरण, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 4 संज्वलन, 9 कषाय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति। बराबर, अब गुणस्थान ये 9 कषायों को लेकर के नहीं बताया गया है। मुख्य मतलब एज सच प्रॉपरली 9 कषाय को लेकर के कोई गुणस्थान बना है ऐसा नहीं हुआ है। 9 कषाय ये मुख्य जो संज्वलन कषाय है उसी के साथ पाई जाती है, अतः उसी के साथ जोड़ लिया गया है। ठीक है, तो अब वो एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट। तो 28 में से हमने कुल कितनी प्रकृतियां निकाली थी, मतलब कुल कितनी विकृतियां निकाली थी? 10 विकृतियां निकाली थी। 10 विकृतियां मोहनीय संबंधी। आप कहेंगे भैया जी हमने तो 11 विकृतियों को लेकर के गुणस्थान बनते हुए देखे। अरे बाबा, एक विकृति वो तो योग संबंधी है ना, उसको क्यों कंसिडर करें, मोह में तो वो आएगा नहीं, तो इसलिए वो एक हटा दिया। मोहनीय संबंधी 10 विकृतियां देखी थी। अब वो 10 विकृतियों को लेकर के कैसे गुणस्थान बनते हैं इनकी चर्चा करते हैं। मिथ्यात्व को लेकर के मिथ्यात्व गुणस्थान, अनंतानुबंधी चतुष्क को लेकर के दूसरा गुणस्थान, मिश्र प्रकृति को लेकर के तीसरा गुणस्थान, अप्रत्याख्यानावरण को लेकर के चौथा, प्रत्याख्यानावरण पांचवा, संज्वलन का तीव्र उदय छठवा, संज्वलन का मंद उदय सातवां, संज्वलन का मंदतर उदय आठवां, संज्वलन का मंदतम उदय नौवां, नहीं कुछ उल्टा हो गया क्या, सातवें में संज्वलन का मंद मंदतर मंदतम बराबर, सूक्ष्म लोभ का उदय दसवां, यो कषाय के अभाव रूप 11वां 12वां गुणस्थान, योग का सद्भाव 13वां गुणस्थान, योग का अभाव 14वां गुणस्थान। इस प्रकार से अपन ने 11 विकृतियों को लेकर के गुणस्थान बनते हुए देखे हैं। ठीक है, 10वें एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया जी। ओके,
तो ये 11 विकृतियों को लेकर के हमने गुणस्थान बनते हुए देखे। प्रश्न फिर से एक उपस्थित होता है, विकृतियां ही क्यों ली, शुद्धता क्यों नहीं ली? शुद्धता नहीं लेने का कारण इतना ही है, देखिए अशुद्धताएं कम होती जा रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ये होता है कि शुद्धता भी बढ़ रही है। परंतु फिर शुद्धता को ही मुख्य क्यों नहीं किया? अरे अगर शुद्धता को मुख्य कहते तो आगे और पीछे के गुणस्थान सिर्फ इतने ही 2 बन करके रह जाते। जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, सम्यक्तों को लेकर के अगर हम सम्यक्तों रूपी शुद्धता को लेकर के हम गुणस्थानों का विभाजन करते, तो भाई साहब सम्यक्तों तो चौथे से लेकर के आगे के समस्त गुणस्थानों में पाया जाता है, एक भी गुणस्थान सम्यक्तों से रहित है नहीं। तो 14वें में और चौथे गुणस्थान में क्या अंतर करते? सम्यक्तों अपेक्षा तो सभी समान हो जाते हैं, बराबर। उसी प्रकार पीछे के गुणस्थान सिर्फ असम्यक्तों वाले कहने पड़ते, तो प्रॉपर डिटेलिंग नहीं हो पाती, परिणामों का क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता। इसलिए शुद्धता को लेकर के हम नहीं कह रहे हैं, क्यों? शुद्धता तो आगे के समस्त गुणस्थान, एक बार शुद्धता प्रकट हो गई तो वो आगे के समस्त गुणस्थानों में पाई जाती है, ये बात अपन ने सीखी हुई है। तो अगर आगे के गुणस्थानों में पाई जाने वाली है, हम उसको लेकर के विभाजन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो एक कॉमन फैक्टर हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही पाया जाता हो, तभी तो जाकर के उसका आधार लेकर के हम गुणस्थानों का बाइफर्केशन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब ठीक है, एक बार गुणस्थान की परिभाषा पढ़ते हैं, फिर गुणस्थानों के भेद प्रबोधों के चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। आपके पास गाइड होगी तो आप गाइड में भी पढ़ सकते हैं। मैं गाइड में आपको बहुत सिलेक्टिव पढ़ करके दिखाने वाला हूं, शायद नहीं के बराबर ही। पेज नंबर 99 पर आपको मिलेगा। इस प्रकार मोह और योग की तारतम्य रूप हीनाधिक दशाओं के कारण गुणस्थान उत्पन्न होते हैं। भावों की भाषा में इसे इस प्रकार कह सकते हैं, अपने परम पारिणामिक भाव की अपनत्व रूप से अस्वीकृति स्वीकृति, तद्रूप अनाचरण आचरण से व्यक्त होने वाले औदैहिक आदि भावों पर्यायों द्वारा गुणस्थानों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मोह और योग से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा चारित्र आदि गुणस्थानों की तारतम्य रूप दशाओं को गुणस्थान कहते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा, आदि में हमने निष्क्रियत्व गुण को भी गर्भित किया था। क्यों? क्योंकि निष्क्रियत्व गुण के निमित्त से भी हमने गुणस्थानों का विभाजन देखा है। 13वां 14वां गुणस्थान ये योग की प्रधानता से बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब गुणस्थानों के नाम देखते हैं। गाथा एक बार फटाफट पढ़ लेंगे, गाथा नंबर 9 और 10। मिच्छो सासण मिस्सो अविरद सम्मोय देश विरदोय विरदापमत्त इदरो अपूव अणियट्टि सुह मोय उवसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दौवा। एक एक शब्द को देखेंगे, एक एक अर्थ करेंगे। मिच्छो, मिच्छो मतलब मिथ्यात्व, सासन सासाधन, मिस्सो मिश्र गुणस्थान या सम्यक्त्व मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान। अविरत सम्मो, अविरत सम्यक्त्व नामक चौथा गुणस्थान। देश विरत, देश विरत, देश विरत नाम का 5वां गुणस्थान। देश संयम कहिए, देश चारित्र कहिए, देश विरत कहिए, देश व्रत कहिए, एकार्थवाची है सभी। ठीक है, विरदापमत्त इदरो, देखिए संधि विच्छेद कैसी करनी है, विरद अपमत्त, विरद अपमत्त। विरद मतलब पूर्ण संयम और अपमत्त मतलब अप्रमत्त, ऐसी अवस्था, नहीं सॉरी पमत्त, सिर्फ पमत्त लेना है। विरदा और अपमत्त ऐसा नहीं निकालना है, विरदा और पमत्त ऐसा समझना है। ठीक है, तो विरति तो है परंतु प्रमाद भी पाया जा रहा है। क्या कहा? विरति तो है, साथ साथ प्रमाद भी पाया जा रहा है, ऐसा प्रमत्त संयत नामक 6वां गुणस्थान। अपूव
अपूर्वकरण नाम का 7वां गुणस्थान। अणियट्टी मतलब अनिवृत्तिकरण नाम का 8वां गुणस्थान। सुहमो मतलब सूक्ष्म सांप्रदाय नाम का 9वां गुणस्थान। ठीक है, आगे वसंत क्षीण मोह। अब मोह कह करके इन्होंने दो तरफ लगा दिया है, उवसंत के साथ भी लगाया है और क्षीण के साथ भी लगाया है। उवसंत मतलब उपशमित किया हुआ, ऐसा मोह जो उपशमित किया हुआ है, और क्षीण मोह, मोह मत ऐसा मोह जहां पर मोह का क्षय हुआ है। तो ये 10वां और 11वां गुणस्थान। संयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन 12वां और 13वां गुणस्थान। आप प्रश्न पूछेंगे ये 14वां गुणस्थान कहां गया, कुछ आपने छोड़ दिया क्या? सारे तो नाम ले लिया अपन ने। देखिए अभी केवली रह गया ना भैया जी? नहीं, हो गया वो, केवली भी हो गया अपना। देखिए अब प्रश्न पूछा है तो मैंने जरूर कोई सिलेक्टिव बात को लेकर के ही प्रश्न पूछा रहेगा। क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको सिर्फ 13 ही गुणस्थानों के नाम गिनाए, एक गुणस्थान तो रह गया ना, मतलब गुणस्थानों की संख्या मैंने आपको 13 गिनाई, बट नाम मैंने आपको 14वें का गिनाया। ऐसा कैसे, कुछ एक गुणस्थान मिस हो गया क्या? नाम तो सारे हो गए, अयोग केवली जिन तक अपन पहुंच गए हैं, बट गुणस्थान 13वां ही निकल के आ रहा है फाइनल। आचार्य से कोई गलती हो गई, चूक भूल हो गई क्या? शायद आपको किसी को पकड़ में नहीं आया होगा, बट मैंने जानबूझ करके एक पद बीच में ड्रॉप किया था, इधरो। इधरो इस पद का मैंने अर्थ ही नहीं किया, आपको ये फोकस में लाना चाहिए था। ठीक, देखिए मैं आपको ना, अब जब अपनी रिवीजन चलेगी, इस रिवीजन में कहीं किन्हीं स्थानों पर जानबूझ करके थोड़ा सा उल्टा घुमाने की कोशिश करूंगा, बट आपको उल्टा घूमना नहीं है, आपको बराबर से क्या कंसेप्ट कक्षा में पढ़ाया गया है वो याद, वो ध्यान में रखना है, और मैं क्या गलत बोल रहा हूं आपको तुरंत पॉइंट आउट करके दिखाना है। ठीक है, मैं जानबूझ करके करूंगा, पर्पसली करूंगा ताकि आपको प्रॉपर ख्याल में आए। ठीक है, जैसे अभी मैंने किया, मैंने इधरो इस पद का विश्लेषण ही नहीं किया। इधरो मतलब क्या? इतर। इतर, इतर मतलब इथर, जो साइंस में धर्मास्तिकाय के लिए इथर ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है वो ना बाबा ना। इधर मतलब, इतर मतलब ऑपोजिट, जिस शब्द का प्रयोग अभी अभी हमने किया है उसका तुरंत ऑपोजिट भी कर लो। क्या ऑपोजिट करना है? पमत्त अभी अभी लिया था ना तुमने, अब पमत्त का अपमत्त कर दो, मतलब ऐसी विरति वाला गुणस्थान जो अप्रमत्त है। 6वां प्रमत्त संयत था, अभी अप्रमत्त संयत नामक 7वां गुणस्थान। ठीक है, अब इसके आगे आप काउंट लगाएंगे तो बराबर बनते जाएगा। मैंने अपूर्व को 7, हाँ एक मिनट, ये इसमें भी एक मैसेज आया, डिसेबल है क्लाउडिंग रिकॉर्डिंग, अभी हुआ है क्या क्या? ये इसमें भी मैसेज आया था, रिकॉर्डिंग इज डिसेबल्ड। नहीं नहीं, इग्नोर इट, इग्नोर इट, ये इन मैसेजेस की तरफ ध्यान मत दीजिए। ये रिकॉर्डिंग तो मेरा यहाँ पर चल रहा है, मैं दूसरे डिवाइस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ जी, कहाँ तक थे? हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने एक गुणस्थान पहले ले लिए थे नाम सारे। ठीक है, उसकी वजह से आपको डिफरेंस मिल रहा था, बाकी कोई बात नहीं थी। 14 जीव समासा, ये 14 गुणस्थान या गुण समास जानना, और क्रमेण सिद्धायणादवा, क्रम से सिद्ध दशा इनके बाद प्रकट होती ही होती है। मतलब एक बार आप फाइनल गुणस्थान में पहुंच गए तो सिद्ध दशा को प्राप्त होना ही होना है। ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल में चर्चा होगी। कौन से गुणस्थान में कोई अंत दीपक, मध्य दीपक या आदि दीपक का प्रयोग हुआ है, इन सब की बातें अपन करने वाले हैं अभी।
आप चाहे तो ना एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं। 4 कॉलम बनेंगे यहाँ पर, या फिर 3 ही कॉलम बनाइए, चलिए 3 ही कॉलम बनाइए। पहला लिखेंगे गुणस्थान, गुणस्थान का नाम। दूसरा लिखेंगे आदि दीपक का शब्द। तीसरा कॉलम लेंगे अंत दीपक का शब्द। देखिए अभी मुझे ख्याल में आ रहा है कि ऐसा भी चार्ट बन सकता है। बन गए 3 कॉलम। अब गुणस्थानों के नाम आप क्रम से लिख लेना, अब उसके लिए मैं समय नहीं दूंगा। तो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में कोई आदि दीपक या अंत्य दीपक है क्या? तो हाँ, आदि दीपक तो नहीं है पर अंत्य दीपक है कि मिथ्यात्व का उदय अब सिर्फ पहले गुणस्थान के अंत तक ही पाया जाता है, इसके आगे मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अतः मिथ्यात्व यह अंत्य दीपक है। हालांकि अंत्य दीपक कहना भी ज्यादा उचित नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसके आदि में कुछ हो तभी तो अंत्य दीपक लगाया जाए। यही आदि में है, यही सबसे पहला है, इसको कहां से अंत्य दीपक के रूप में बैठाया अपन? बराबर है, इसलिए ज्यादा बैठती तो नहीं है, बट आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब सासाधन सम्यक्त्व, सासाधन सम्यक्त्व, इसमें कोई आदि दीपक या अंत्य दीपक है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, सम्यक्त्व मिथ्यात्व। अब आप एक प्रश्न पूछेंगे, भैया जी आपने तो अभी अभी कहा कि मिथ्यात्व का उदय पहले गुणस्थान के ऊपर कहीं पर भी नहीं पाया जाता, और ये तो क्या, लीजिए ये तो मिश्र अवस्था में, मिश्र गुणस्थान में हमको मिल रहा है मिथ्यात्व। मैंने आपको तब भी बताया था कि मिश्र गुणस्थान ये सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की मिश्र धारा है, ये कोई अलग सम्यक्त्व और अलग मिथ्यात्व ऐसा नहीं, उनकी मिश्र रूप धारा है। जैसे दही गुड़मिव, दही और गुड़ का मिश्रण जिस प्रकार स्वाद लाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का एक मिश्रित परिणाम वो अलग स्वाद लाता है। ठीक है, तो यहां पर भी कोई आदि दीपक या अंत्य दीपक कहना बराबर बैठ नहीं रहा है। ठीक है, अब आइए चौथे गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान में आदि दीपक है क्या? तो कह रहे हैं हाँ आदि दीपक है, सम्यक्त्व यह शब्द आदि दीपक के रूप में। तो आपको आदि दीपक के कॉलम में सम्यक्त्व ऐसा लिखना है, मतलब इस गुणस्थान और उसके आगे सभी जीव सम्यक्त्व से सहित ही होंगे। ठीक है, अंत्य दीपक कोई मिलता है क्या? कह रहे हैं हाँ, अविरत ये जो शब्द है ये अंत्य दीपक है, अंत्य दीपक है। क्यों? यहां तक के समस्त गुणस्थान अविरत ही थे। चलिए, चौथा हो गया। अभी पांचवा, पांचवें गुणस्थान में चारित्र को आप आदि दीपक में ले सकते हैं, लेना चाहे तो, परंतु वो ज्यादा प्रॉपर होगा अगर अपन वो छठवें गुणस्थान में ले। तो आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक देश रूप से चारित्र, ऐसा चाहे तो आदि दीपक के रूप में लिख सकते हैं कि भैया भले ही यहाँ पर चारित्र एक देश रूप से चालू हो रहा है, बट चालू तो हो रहा है, वो तो महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आगे छठवा गुणस्थान। छठवें गुणस्थान में कोई आदि दीपक? हाँ, विरत। विरत यह शब्द अब आदि दीपक के रूप में बन चुका है, और अंत्य दीपक प्रमत्त। ठीक है, मैं आपको फटाफट बताते जाऊंगा, आप एनालिसिस तो खुद भी कर पाएंगे। सातवें गुणस्थान में कोई अंत्य दीपक आदि दीपक? कह रहे हैं हाँ, आदि दीपक है यहां पर अप्रमत्तपना। अंत्य दीपक शायद नहीं। आठवां गुणस्थान ना। नौवा नहीं। 10वां, हाँ 10वें में बनता है, अंत्य दीपक बनता है सांपराय। सांपराय कह करके, सांपराय माने होता है कषाय, तो कषाय का अस्तित्व सिर्फ 10वें गुणस्थान तक ही पाया जाता है, उसके आगे कषाय का रंच मात्र भी उदय नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये अंत्य दीपक के रूप में लेंगे। 10वें गुणस्थान में सांपराय शब्द
अंत्य दीपक के रूप में आया है। आदि दीपक तो यहाँ पर नहीं है। 11वें गुणस्थान में हाँ है। 11वें और 12वें गुणस्थान को अपन वीतरागी कहते हैं। तो मोह उपशमित हो या क्षय हो, कुछ भी हो, अनुदय रूप मोह है, पूर्ण अनुदय रूप, तो उस अपेक्षा से आप आदि दीपक के रूप में ले सकते हैं कि बाबा इसके आगे मोह का यत्किंचित भी उदय नहीं पाया जाएगा। ग्यारहवां 12वां गुणस्थान एकत्र लिखना था। इसके बाद में 13वां गुणस्थान। 13वें गुणस्थान में कुछ है क्या? कह रहे हैं हाँ, दोनों भी मिलेंगे, आदि दीपक भी मिलेगा, अंत्य दीपक भी मिलेगा, और जानते हैं मध्य दीपक भी मिलेगा। 13वां गुणस्थान एक ऐसा गुणस्थान है जहां पर आपको तीनों भी प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। आदि दीपक भी मिलेगा, मध्य दीपक भी मिलेगा, अंत्य दीपक भी मिलेगा। आदि दीपक कैसे मिलेगा? क्योंकि अब यहाँ के आगे जितने भी जीव होंगे वे केवली ही होंगे, केवल दर्शन केवल ज्ञान से युक्त ही होंगे। ठीक है, आदि दीपक हो गया। अंत्य दीपक, अंत्य दीपक यहां पर है, बोलिए, अंत्य दीपक है यहां पर योग। योग का सद्भाव यहीं तक पाया जाता है, इसके आगे नहीं। और मध्य दीपक, मध्य दीपक की मैं आपको थोड़ी बाद में बताता हूं। 14वें गुणस्थान में आइए। 14वें गुणस्थान में आदि दीपक अयोगपना। ठीक है, ठीक है, अंत्य दीपक तो यहां पर ना लग पाए, बट इस प्रकार से आदि दीपक और अंत्य दीपक, इस सबको चार्ट बन रहा है क्या? सभी ने चार्ट बनाया क्या? बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए। अब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 13वें गुणस्थान में मध्य दीपक भी आता है। ये मध्य दीपक कौन सा शब्द होगा? कह रहे हैं जिन। जिन यह शब्द हाँ जी, केवली होगा क्या मध्य दीपक? नहीं, केवली ये आदि दीपक है। क्या कहा? ठीक है, ठीक। जिन यह शब्द मध्य दीपक के रूप में आया है। ठीक है, मध्य दीपक के रूप में कहाँ तक एक्सटेंड करना है? कह रहे हैं चौथे गुणस्थान तक एक्सटेंड करो। ठीक है, मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती को भी किसी अपेक्षा से जिन कहा जाता है। ठीक है, जिन कह रहा हूँ, जीनी नहीं। जीनी मतलब वो जो सपनों में नहीं, क्या वो फेरी टेल में होता है ना कि वो हुकुम मेरे आका, बोल मेरे आका, ऐसे कहने वाला तो वो जीनी होता है ना। जीनी की बात नहीं चल रही है। जिन, जिन मतलब जीतने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जिस किसी भी महाशत्रु पर विजय प्राप्त की हो, एक मिनट, हाँ एक मिनट जरा, हाँ हाँ दो, भैया जी, हाँ जी, ये शासन में भी उसमें था कि एक देश जिन तो बोल रहा। हाँ वो भी एक अपेक्षा लगा सकते हैं, परंतु हाँ, अरे सासाधन गुणस्थान क्यों, मैं तो मिथ्या दृष्टि को भी ले लूंगा, जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि में, तो उसको भी ले लूंगा जिनके अंतर्गत। परंतु अभी चौथे गुणस्थान के नीचे वालों की बात नहीं चल रही। क्यों? अगर वो तो बहुत डीप एनालिसिस करेंगे तब वो पता चलेगा, बट प्राइमा फेसिया क्या दिख करके आता है? हाँ, चौथे गुणस्थान के आगे सभी जन जिन है। ठीक है, कोई जितेंद्रिय है, कोई जित मोह है, कोई और क्या कहे, जित कषाय है, ये ऐसे अलग अलग जिन होते हैं। ठीक है, तो चौथे गुणस्थान में दर्शन मोह के ऊपर जय प्राप्त की है, अतएव उसको भी जिन की कैटेगरी में ले लिया है। ठीक है, ये हो गया मध्य दीपक का उदाहरण। ठीक है,
चलिए अब बाकी तो फिर कोई एज सच विशेष टॉपिक नहीं है, अपन फिर कल कंटिन्यू कर सकते हैं। आज तकरीबन 35-40 मिनट अपनी रिवीजन हो पाई है। थोड़ा सा अगर इसी पेज से बढ़ेंगे तो अपना 10 दिन में हो जाना चाहिए, एस्टिमेटेड है 10 दिन में अपना ये रिवीजन भी पूरा हो जाएगा। आज क्या तारीख है? आज 22 तारीख है ना, हो जाएगा 30 तारीख के आसपास अपना ये वाइंड अप हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपका पेपर होगा। ठीक है, चलिए अब बताइए, आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न होंगे, क्योंकि अपने क्लास में चर्चा हुई है और आपने रिकॉर्डिंग भी फिर से सुनी हुई है। भैया जी पेपर या कुछ ऐसा हो एक बार रखिए ना, तो मालूम चले किस टाइप से। ना वो किशन जी को बोलना पड़ेगा, बोलता हूँ मैं। भैया जी वो चार्ट भी कंप्लीट करवाइए। हाँ है मेरे ज्ञान में है, वो चार्ट कंप्लीट करना है। दर्शन मोह की उपशमना और चारित्र मोह की उपशमना वाला करेंगे वो भी। ठीक है, एक फेवर करेंगे आप, बस ये एक दो जो बातें हैं ना, ये आप थोड़ा सा नोट करके रखिएगा। इन केस अगर मैं फिर से कभी भूल जाता हूँ, मैं तो याद रखूंगा ही, अगर फिर से मैं कभी भूल जाता हूँ तो आप मुझे एक बार ज़रूर याद दिला दीजिएगा। ठीक है, रुक सकते हैं अभी, जिनवाणी स्तुति करेंगे।